हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सोच का विस्तार। रिया अपनी दादी के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। रिया की माँ ने देखा कि दादी रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत होने को कह रही थी। पापा बाहर के कमरे में कुर्सी पर बैठे दोनों हाथों से सिर पकड़े रो रहे थे कि जान से प्यारी बेटी रिया को विदेश भेज क्या मिला। वह तो उन्हें छोड़ जाना ही नहीं चाहती थी, मगर पत्नी की सहेली के बेटे से शादी का प्रस्ताव आया तो विदेश में बसे लड़के का मुंह रिया की माँ रेखा नहीं छोड़ सकी। सोचा, घर बैठे रिश्ता मिल रहा है। आजकल लड़के ढूंढना और फिर उनकी डिमांड्स पूरी करना क्या आसान है। रिया ने तो अपने लिए साथ काम करते स्मार्ट, अच्छे परिवार व अच्छी पोस्ट पर लड़के से विवाह करने की सोची थी। पापा सुरेश की इसमें पूरी सहमति भी थी, पर दादी बिदक गई थी कि यह जानकर कि लड़का ब्राह्मण परिवार से नहीं है। सुरेश जी ने माँ को समझाने का पूरा प्रयास किया कि आज के समय की सोच अलग है, पर रूढ़िवादी माँ को मनाना नामुमकिन था। रिया ने पापा से कहा था कि जल्दी ना करें, शायद दादी अपनी सोच बदल दें, मगर ऐसा नहीं हो पाया। 2 साल पहले दादाजी के गुजर जाने के बाद दादी और भी ज़िद्दी हो गई थी। अपने कमरे में ही रहती थी। उन्हें स्नान करना, अलग बर्तनों में अलग खाना बनाना, माँ के अलावा किसी और से कोई काम ना करवाना माँ के लिए कठिन होता जा रहा था। पर क्या करें, अपने ही बेटे को पराया कर दिया। उनके दरवाजे की चौखट पर खड़े पापा प्रणाम कहते और वे वहीं बैठे हाथ उठा आशीर्वाद दे देती। सहेली ने सूचना दी और बेटे अमन को ले रिया को देखने चली आई। काफ़ी समय अमेरिका की बातें करती रहीं। रेखा जी ने पूछा, तो तुम घूम आई वहाँ? नहीं, अब इनकी शादी के बाद जाऊंगी। देखो, हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस बेटी दामाद के लिए अमेरिका के टिकट करवा दें। रिया को अजीब लगी थी आंटी का बेटा और उनकी सोच, पर माँ ने कहा, बेटा यहाँ से क्या कुछ ले जाना, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, फिर हमारा ढेरों आशीर्वाद जो होगा तुम्हारे साथ। रिया के मम्मी पापा खुश थे, दादी नाराज़ कि कहाँ गए सब ब्राह्मण जाति के लोग और उनके बेटे। रिया को तो देखो, पहले अपनी मर्जी का लड़का ढूंढ बैठी और अब जब दूसरा मिल रहा है तो वह है तो ब्राह्मण पर विदेश में रहता। क्या भरोसा मांसाहारी हो, शराब भी पीता हो। आज रिया के दादाजी होते तो यह रिश्ता कभी नहीं मानते, मगर दादी को क्या पता कि पढ़े लिखे व सरकारी नौकरी में अफसर। वे दादी की ही हाँ में हाँ इसलिए मिलाते थे कि वे जानते थे कि मायके से लाई सोच को पत्नी कभी नहीं बदलेगी। पढ़ा लिखा, कमाता व संस्कारी लड़का उनकी रिया को खुश रखे और ससुराल वाले सब एक दूसरे का मान सम्मान करें, यही सोच होती दादाजी की। अचानक सहेली के घर से आई सूचना कि अमन आ रहा है, जल्दी शादी करनी है, ने सबको व्यस्त कर दिया। अकेली बेटी को बहुत धूमधाम से ब्याहने के सपने को छोटा कर साधारण ढंग से ब्याह कर विदा किया। अमेरिका के अनजाने शहर में पहुंच रिया थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, पर ऑफिस के बाद का समय अमन उसे न्यूयॉर्क घुमाने में बिताता। कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कभी स्टेटन आइलैंड फेरी और आज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 104वीं मंजिल पर खड़े न्यूयॉर्क शहर के कई फ़ोटो खींचते रोमांच हो आया रिया को। कई फ़ोटो भेजते मैसेज भी लिख डाला कि मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को तसल्ली हुई। 1 महीना खुशी खुशी बीत गया। फिर एक दिन अमन ने झिझकते बताया कि उसे 3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तब रिया ने भी साथ चलने को कहा तो अमन बोला कि नहीं, वह उसे फ़ोन करता रहेगा। मगर ना तो स्वयं फ़ोन किया और ना ही रिया के किए फ़ोन को उठाया। 3 दिन की कह 25वें दिन लौटे अमन को देख रिया घबरा गई। ऐसा लगा जैसे कुछ पीछे छोड़ आया हो। उसके गले लगने लगी तो हाथ से रोकते कहा कि वह बहुत थका है, आराम करेगा। क्या हुआ, शायद काम ज़्यादा हो या कुछ काम बिगड़ गया हो। बिगड़ ही तो गया था। पिछले 3 सालों से साथ रह रही गर्लफ्रेंड कैसे बर्दाश्त करती अमन की पत्नी को। पहले तो अमन भी टालता रहा माँ की इस जिद को कि शादी कर लो, वहाँ अकेले रहते हो। उन्हें चिंता होती है, पर उनका थोपा विवाह उसे रास आया। कितनी प्यारी और उसका ध्यान रखने वाली है रिया, उसके स्पर्श में कितना अपनापन है।
उसकी मुस्कुराहट देख उसके अंदर तक प्यार की लहर झूम उठती है, मगर अब अचानक आए बदलाव से कैसे बचे। कहीं नहीं गया था वह ऑफिस के काम से, गर्लफ्रेंड अमीलिया की धमकी से उसके घर में छिपा था, बिना विवाह किए साथ रह रहे थे। उसके चलते 2 बार गर्भपात करवाया था अमीलिया ने। अस्पताल के कागज प्रूफ थे जिन पर पिता के नाम के आगे अमन का नाम लिखा था। क्या वह ये सब बता पाएगा रिया को? परेशान रिया जानने की कोशिश कर रही थी कि अमन में अचानक आए बदलाव का क्या कारण हो सकता है। जल्दी पर्दाफाश हो गया। ऑफिस से लौटते एक लड़की बड़ा सा सूटकेस लिए अमन के साथ आई तो बताया गया कि उसके मकान मालिक ने जल्दी में उससे मकान खाली करवा लिया, दूसरा मिलते ही चली जाएगी। भोली रिया खुश हुई कि कुछ दिन अच्छी कंपनी रहेगी। दूसरा बेडरूम उसे दे दिया। दोनों सुबह इकट्ठे निकलते और रात देर से आते। चौथे ही दिन सुबह अमन को अमीलिया के कमरे से निकलते देख रिया का तो रंग ही फक हो गया। सोचने लगी कि सही सुना था अमेरिका के कल्चर के बारे में। बिना बात किए अमन तैयार हो चला गया। अमीलिया घर पर ही रुकी। थोड़ी देर बाद अमीलिया सीधी रिया के सामने जा खड़ी हुई। धमकाते हुए अमीलिया ने कहा कि चाहे तुम्हारी अमन से इंडिया में शादी हो चुकी है, पर उस पर अभी भी उसका हक ज़्यादा है। इस देश में बिना शादी किए भी बच्चे पैदा करने की मान्यता है, और यदि पिता चाहे तो बच्चे का खर्चा उठा अलग हो सकता है। सरकार भी ऐसी स्थिति में सिंगल मदर की सहायता करती है। ये सब सुन रिया का सिर घूम गया। कुछ समझ ना पाने की स्थिति में वह धम से पास रखी कुर्सी पर जा गिरी। जब होश आया तो अमीलिया को वहाँ नहीं पाया। उस रात वह लौटी भी नहीं। अमन ऑफिस से जल्दी लौटा तो बिस्तर पर बैठी रिया को शून्य में ताकते पाया। ना कुछ पूछा, ना कहा। चाय व नाश्ता ला सामने आ बैठा। रो दी रिया। क्यों किया अमन ऐसा? का उत्तर उसने संक्षेप में दिया कि तुम चाहो तो यहाँ रहो, नहीं तो लौट जाओ। रिया का जवाब था कि कौन है मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा। बीच बीच में अमीलिया आती रहती। रिया ने सोच लिया कि वह पति को नहीं बांटेगी। क्या माँ से बात कर सलाह ले, पर फिर घबरा उठी। एक बार पापा को आए हार्ट अटैक को वह देख चुकी थी। तभी ध्यान आया कि शादी के बाद विदाई के समय माँ ने एक तय किया कागज़ देते हुए कहा था कि तुम्हारी मौसी का बेटा विनय यूएसए में रहता है, उसे फ़ोन कर लेना। खुश होगा यह जानकर कि अब तुम भी वहाँ हो। नंबर मिलाया तो आंसरिंग मशीन में भरा मैसेज सुना कि विनय हेयर प्लीज़ लीव अ मैसेज। काम पर होंगे भैया, अब क्या कहें। अगले दिन शाम को अमन के आने से पहले ही फ़ोन पर बात हो गई। विनय ने बताया कि उसकी बहन निधि रिसर्च प्रोग्राम पर आई थी और बाद में यहीं शादी कर ली थी। अब प्रेग्नेंट है। महीने बाद मम्मी आ रही हैं 3 महीने के लिए उसकी मदद करने। निधि से रिया कभी नहीं मिली थी, पर मौसी अंबाला से पापा को अस्पताल देखने आई थी जब वे हार्ट अटैक आने पर 2 हफ्ते अस्पताल रहे थे। सोचने के बाद रिया ने तय किया कि वह सारी बात निधि को बात सलाह मांगेगी। मौका जल्दी मिला जब अमन और अमीलिया कहीं जाने वाले थे। निधि ने समझाया कि उसे अमन से सख्ती से बात कर जल्दी तय कर लेना चाहिए कि वह अमीलिया को छोड़ेगा या नहीं। अक्सर ऐसी लड़कियां इतनी आसानी से टलती नहीं। निधि की सलाह थी कि वह फौरन उसके पास आ जाए। वह उसे टिकट व पैसे भेज रही है। रिया की समझ में भी आ गया कि वह जिस जंजाल में फंस गई है अकेली ही छटपटाएगी और अमीलिया उसका फ़ायदा उठाएगी। अमन लौटा तो उसकी डरावनी सी शक्ल देख रिया सहम गई। फिर भी उसने अपना प्रश्न सख्ती से पूछा तो अमन ने सारा सच उगल दिया। एक रात अमीलिया बहुत देर से नशे की हालत में एक आदमी के साथ घर लौटी। वह प्रेग्नेंट थी। औंधे मुंह बिस्तर पर जा गिरी। सुबह उठी तो उसके माथे पर घाव था। अमन ने ना कुछ पूछा ना कहा। उसी दोपहर पुलिस अमन को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई। अमीलिया ने फ़ोन कर पुलिस स्टेशन झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी कि अमन ने उसे धक्का दिया, वह प्रेग्नेंट है। अमन को 2 दिन जेल में काटने पड़े। जब लौटा तो पता नहीं किस डॉक्टर का पर्चा पकड़ाते हुए कहा कि उसके धक्का देने से अब उसका गर्भपात हो गया है। झूठा आरोप सब बताते अमन के चेहरे पर आए हाव भाव देख रिया ने कहा कि अमन मेरी बात मानो, सब छोड़ छाड़ इंडिया चलते हैं हमेशा के लिए। अपनों के बीच रहेंगे तो सब ठीक होगा। पर अमन का सिर ना में हिलता देख रिया को बहुत गुस्सा आया। शांत रहते रिया ने कुछ पैसे देने को कहा तो झट जेब से $500 निकाल पकड़ाते हुए कहा कि अमीलिया को ना बताना।
मौका तलाश फ़ोन कर रिया ने निधि का पता लिया। निधि ने अपने पति जारेद का फ़ोटो भी भेज दिया ताकि वह उसे एयरपोर्ट लेने आए तो वह उसे पहचान ले। अमेरिकन से शादी की थी निधि ने। 1-2 घंटे बाद ही निधि ने ई टिकट भेजते लिखा था कि जल्दी आ जाओ। बड़ी उलझन में थी रिया कि क्या करे। क्या इंडिया में माँ को सब बता दे? नहीं, पापा ये सब जान बहुत घबरा जाएंगे। कहीं उन्हें फिर हार्ट अटैक ना आ जाए। अंदर बाहर परेशानी में घूमती रिया ने दोनों कमरों की तलाशी ली। अमीलिया का बिस्तर उठाकर देखा। ड्रेसर के खाने पता नहीं किस तरह की दवाइयों से भरे थे। नीचे रखे एक डब्बे पर निगाह पड़ी तो खींचकर बाहर निकाला। ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट निकले। जल्दी से उन्हें वैसे ही रख दूसरे कमरे में जा जल्दी से अपना पासपोर्ट, शादी की तस्वीरें, कुछ कपड़े, पैसे रखे और निधि को फ़ोन कर दिया। धड़कते दिल से टैक्सी पकड़ एयरपोर्ट जा पहुंची। जब तक प्लेन उड़ा नहीं वह डरी सहमी सी रही। फीनिक्स पहुंचने का 2.5 घंटे का सफ़र रिया का सोच में ही कटा कि रहे अमीलिया के साथ। गड्ढे में गिरे या कुएं में, मुझे क्या लेना देना। कभी स्वयं को कोसती तो कभी अमन को। जल्दी में अमन के लिए बड़े अक्षरों में लिखा नोट छोड़ आई कि एन्जॉय योर लाइफ, आई एम लिविंग फॉर एवर। सोचता होगा कि मैं इंडिया वापस चली गई। निधि का तो उसे पता ही नहीं था। फेनिक्स एयरपोर्ट उतर इधर उधर देख रही थी, तभी एक स्मार्ट आदमी ने सीधा सामने आकर रिया पुकारा। थोड़े से लोगों के बीच इंडियन लड़की को ढूंढना मुश्किल नहीं था। रास्ते में जारेद बस इधर उधर की बातें करता रहा, पर घर के पास पहुंच सीधा कहा कि अच्छा किया उसे छोड़ आई, वरना तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाती। यहाँ सब मिलकर कुछ अच्छा सोचेंगे तुम्हारे लिए। रिया से मिल निधि खुश हुई। अगली सुबह जारेद के ऑफिस जाते ही दोनों बहनें बातों में व्यस्त हो गईं। पहले रिया से सब पता किया, फिर निधि ने अपने व जारेद के बारे में बताया। फिर तसल्ली दी कि जारेद सब खोजबीन कर कुछ अच्छा हल ढूंढेगा। रिया ने विनय भैया के बारे में जानना चाहा तो निधि ने जो कुछ बताया उसे सुन रिया हैरान हुई। वे यहाँ 4 साल की पढ़ाई कर अभी नौकरी पर लगे ही थे कि उनके साथ पढ़ने वाली लड़की रूबी अचानक उनके साथ रहने आ गई और फिर उनसे शादी करने पर जोर देने लगी। उसके दबाव में आ विनय ने अपने मम्मी पापा को की जानकारी के बिना शादी कर ली। बाद में जो सच सामने आया वह यह कि रूबी किसी लड़के से रिलेशनशिप में रहते हुए 2 महीनों से प्रेग्नेंट थी। जब वह लड़का मुकर गया तो रूबी ने भैया को फंसा लिया। रूबी की तबीयत खराब हुई तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर वास्तविकता सामने आई। घबराए विनय ने यह बात दोस्त को बताई, जिसकी सलाह थी कि रूबी को डीएनए टेस्ट करवाने पर जोर दो। यह जान वह एक दिन घर से गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और फिर उसे एक अस्पताल में ढूंढ लिया गया, जहां वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पाई गई। दोनों की सहमति से बच्चे को जन्म के बाद अडॉप्शन के लिए रजिस्टर करवाया गया। रूबी ने भैया से माफ़ी मांगते हुए तलाक लेने की बात स्वयं की। विनय भैया को इस सब से उबरने में काफ़ी समय लगा। यह तो अच्छा हुआ कि निधि रिसर्च प्रोग्राम में यहाँ आ गई तो सब जान दुखी तो हुई, पर विनय को सहारा हुआ। रिया ये सब जान बहुत परेशान हुई, पर तभी उसे अपनी परेशानी का भी ध्यान आया। आज मौसी निधि के पास पहुंचने वाली थी। रिया बहुत परेशान थी कि मौसी उसके बारे में जान क्या कहेंगी। मम्मी पापा को कौन और कैसे बताएगा? क्या उसे अमन के पास लौट जाना चाहिए? उसे क्या पता था कि निधि और जिरेद उसकी परेशानी सुलझाने में पहले से ही लगे हैं। योजना अनुसार शाम की चाय पी सब बैठे बातों में लगे थे। मौसी सब के बारे में जानकारी दे रही थी। तभी जारेद एक लिफाफा लिए आया और निधि को देते हुए कहा कि उसे इस विषय में रिया को अभी बता देना चाहिए। रिया यह सुन घबराई। वास्तव में जारेद ने अमन व अमीलिया की खोजबीन कर जाना कि वे दोनों इलीगल ड्रग बेचते पकड़े गए और अब जेल में हैं। वह पुलिस रिपोर्ट भी ले आया और साथ ही रिया से उसके तलाक के पेपर भी। रिया ये सब जानकर घबरा उठी। मौसी ने प्यार से कंधा थपथपाते हुए अपने पास बैठाया। अब जब बात खुल ही गई तो निधि ने हर बात की जानकारी दे दी। रात भर रिया खुद को कोस से सकती रही और मौसी उसका सिर थपथपा तसल्ली देती रही। सुबह नाश्ते के बाद जारेद निधि को ले उसकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट पर चला गया। मौसी ने रिया को समझाया कि अच्छा होगा तुम अमन को तलाक दे, नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से पूरी बात करूंगी। जारेद तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। निधि ने बेटी को जन्म दिया, नाम रखा जूली।
छोटी बच्ची के आने से सब व्यस्त हो गए। इसी बीच रिया ने मम्मी पापा से बात कर उन्हें पूरी बात बता दी। सबकी सलाह से तलाक के पेपर फाइल करवा दिए गए। जूली के 2 हफ्ते का होते ही आज जो व्यक्ति उन्हें घर बधाई देने आया उसे जारेद का कज़न विलियम बताया गया। निधि उससे बातें करती रही। जूली नानी की गोद में सो रही थी। नाश्ते का प्रबंध रिया ने ही किया। जब जारेद बाहर से लौटे तो सब बातें करने लगे, पर रिया चुप। क्या बात करे अनजाने आदमी से। उसके जाते ही निधि ने विलियम के बारे में बताया कि पिछले साल कार एक्सीडेंट में पत्नी का देहांत हो गया था। अब उसकी 2.5 साल की बेटी की दादी, जो एक नर्स है, देखभाल कर रही हैं। विली यानी विलियम अकेला रहता है और आंटी उसका जल्दी ब्याह कराना चाहती हैं। जारेद बीच में ही बोल पड़े कि विली बहुत अच्छा इंसान है। यदि रिया तुम उसकी बेटी को अपनाने को तैयार हो तो तुम्हें उससे अच्छा साथी नहीं मिलेगा। रिया बात पूरी सुन अपने कमरे में चली गई। क्या 1 साल में ही शादी, तलाक, दूसरी शादी और एक बच्ची की माँ। सोचते सोचते उसका सिर घूमने लगा। चूंकि निधि भी रिया के पीछे आ गई, इसलिए उसे बेहोश होते देखा तो पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। उस रात मौसी रिया के साथ सोई। दिखावे को रिया सो रही थी, पर उसकी आंखें जैसे कोई चलचित्र देख रही हों। मम्मी पापा की परेशानी, दादी की फटकार, अमन सलाखों के पीछे, विली की उसकी ओर देखती आंखें, मौसी की सलाह, और अचानक वह घबराहट से उठ बैठी। मौसी ने पूछा कि क्या कोई सपना देख रही थी। सपना कहाँ, यह तो उसकी जीती जागती कहानी है। अब रिया को स्वयं इस कहानी का अंत तलाशना है। निधि से रिया ने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद कठोर दिल कर उत्तर दिया कि ठीक है, जैसे जारेद जीजू सोचे, मुझे मंजूर है। इसी इतवार विली उसकी बेटी कायरा और माँ रिया से मिलने आई। रिया किचन में नाश्ते का इंतज़ाम करने गई तो विली मदद करने पहुंचा। बोला कि रिया प्लीज़ नो प्रेशर, इफ़ यू एग्री आई प्रॉमिस टू कीप यू ऑलवेज हैप्पी। रिया ने उसकी ओर देख सिर हिलाया, जैसे वह उसकी कही बात से सहमत हो। उसी रात फिर फ़ोन कर निधि के कहने पर रिया ने अपने मम्मी पापा को सहमति बताई, पर साथ ही सारी बात दादी को बताने पर जोर दिया। 2 दिन बाद शाम को विली बेटी कायरा को ले निधि के घर पहुंचा। अकेले में रिया से मिलते हुए उसने कहा कि वह उसके साथ इंडिया जा उसकी फैमिली से मिल उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता है कि सब ठीक होगा, और हाँ, वह कायरा को भी साथ ले जाएगा। जाने का दिन तय हुआ। जाने वाले दिन रिया को बड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी बिना बने रिश्ते के आदमी व बच्चे के साथ यात्रा करना। प्लेन में रिया कायरा के से ऐसे जुड़ गई जैसे वह उसी की बच्ची हो। उसके साथ बातें करते, खिलाते सुलाते एक संबंध सा जुड़ गया। एयरपोर्ट पर अकेले पापा आए। बेटी और विली को गले लगाया और फिर बच्ची को गोद लेकर कार में बैठाया। घर पहुंच अंदर जाते ही रिया सीधी दादी के कमरे में पहुंची और उनकी गोद में सिर रख कर सुबक सुबक कर देर तक रोती रही। दादी प्यार से सिर सहला उसे शांत करने को कहती। विली ने आगे बढ़ माँ के चरण स्पर्श किए। वह ये सब यहाँ आने से पहले निधि से जान गया था। थोड़ा समय बीता तो दादी ने रिया को उसे बुलाने को कहा, यानी विली से मिलना चाहा। विली ने दादी के सामने माथा टेका। यह देख रिया हैरान हुई। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते कहा कि मेरी रिया को सदा खुश रखना, सुखी रहो। दरवाजे की आड़ में कायरा को गोदी में उठाए रेखा यह देख रो पड़ी। जिस सास ने सारी उम्र छूत छात वहमों नियमों में अपने को बांधे रखा, आज एकाएक सब भूल एक विदेशी मांसाहारी को आशीर्वाद दे रही हैं। शायद उनकी सोच का विस्तार तब हुआ था जब रिया ने फ़ोन कर दादी को सारी बात सच बताने पर जोर दिया था। बेटे सुरेश से रिया के दुख, अमन की हरकतें, जेल जाने और अब तलाक का जान, माँ दुखी हो बोली थी कि मेरी फूल सी पोती को इतनी यातना देने वाला तो राक्षस निकला, अब जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। सुरेश जी ने माँ को समझाया, एक इंसान का अच्छा होना धर्म जाति पर नहीं, उसके व्यवहार पर निर्भर होता है। अचानक दादी को ध्यान आया कि बच्ची कहाँ है, लाओ उसे, मिलूँ मैं उससे। दरवाजे की आड़ से निकल बहू रेखा कायरा को लिए अंदर पहुंची। आज सुरेश जी माँ से आज्ञा लिए बगैर उनके कमरे में आ बैठे। दादी ने बच्ची को गोद में ले माथा चूमा। इतने दिनों बाद माँ को बातें करते देख सब खुश थे। तभी दादी ने कहा कि सुरेश, कल सुबह पंडित जी से रिया की शादी करवाने का कह आओ।
इनके पास समय कम है, घर को भी सजा लो। हाँ, एक बात और, पंडित जी से जो सामान चाहिए हो लाने को कह दो, पैसे हम दे देंगे। तुम अकेले कहाँ कहाँ भागोगे? और बहू कल दोपहर बाजार जाकर दूल्हा दुल्हन के कपड़े खरीद लाना। छोटी बेटी को घाघरा चोली अच्छा लगेगा। सबके कपड़ों के पैसे मैं दूंगी। जेवर मत खरीदना, मेरे पास हैं। बस अंग्रेजी बाबू की अंगूठी खरीद लेना। दादी एक ही सांस में सब कह गईं। बेटे ने जब पूछा कि माँ बुलाना किस किस को है, तो बोली कि अरे किसी को नहीं, हम ही बाराती और हम ही घर वाले। घर में हलचल थी, सब किसी न किसी काम में व्यस्त थे। पर सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी थी कि माँ ने दादी कितने सालों बाद अपने कमरे की दहलीज लांगी। उनके लिए पहले जैसे ही दीवान पर गद्दा बिछा 2 बड़े तकिए लगा दिए गए। शादी का मुहूर्त 4 दिन बाद शुक्रवार को निकला। शनिवार शाम को उनकी वापसी। दुल्हन के वेश में रिया और शेरवानी पहने दूल्हे विलियम को सबके बीच बैठा दादी ने अपने संदूक से निकाल अपनी शादी से मिला भारी भरकम सोने का जड़ाऊ रानी हार रिया को और बड़े मोतियों का 4 लड़ी वाला हार विलियम को पहनाया। बहू ने कहा कि इतने सालों से समेटा ये सब उसे क्यों नहीं दिया गया? फिर अगर रिया को ही देना था तो पहले शादी में क्यों नहीं दिया? उत्तर मिला कि तब दामाद पर मेरा दिल नहीं बैठा था, पर ये हमारे बेटा बेटी सदा सुखी रहेंगे। शादी का दिन कुछ जाने पहचाने लोगों को बुलाया गया था। आवभगत चल रही थी, पर अचानक एक गोरे सूटेड वोटेड को देखा तो जाना कि वह विलियम का कज़न है। उन्हें देख रिया हैरानी से बोली कि हाय जीजू। जीजू ने कहा हाय रिया, सरप्राइज। रेखा जी हैरान, निधि का पति, पर बहन ने तो कभी नहीं बताया कि उनका दामाद गोरा है। शादी रीति रिवाज से हो रही थी। विदाई के समय नव दंपति ने दादी के पैर छुए तो आशीर्वाद देते दादी की आंखें भर आई। विलियम ने दादी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले उन्हें आश्वासन दिया कि वह रिया का अच्छा पति बनेगा। भर आई आंखों से रिया ने दादी की आंखों में ममता का प्रतिबिंब देखा। उनके गले लग कहा कि धन्यवाद दादी, मगर दादी ने कहा कि वह क्यों बिटिया? अब रिया क्या बताए कि दादी ने जो अपनी सोच का विस्तार कर लिया था, अपनी सारी उम्र के धर्म कर्म पाबंदियों रूढ़िवादिता त्याग कर पोती की खुशी के लिए जो चुना वह इतना सहज नहीं था। जारेद रात की फ्लाइट से यूएस लौटने वाले थे। रेखा जी ने निधि के लिए झुमके व नन्ही जूली के लिए सोने की छोटी सी चेन खरीद ली, पर अब जारेद को क्या दें? तभी सासू जी एक पुरानी डिबिया ले आईं और फिर बोली कि बहू दामाद पहली बार आया है, उसे दे दो। डिबिया खोली तो उसमें सोने की गिन्नी थी। रेखा जी ने मुस्कुराते कहा कि माँ आप तो सोने का खजाना है। उत्तर मिला कि वह तो हूँ ही। एक रात होटल में रह सुबह रिया व विलियम घर आए। नन्ही कायरा नानी के पास रही। दिन खुशी से बीता और शाम मम्मी पापा उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगे तो रिया ने दादी को भी चलने को कहा। रिया दादी के चेहरे पर आए भावों को पहचानती थी। दादी का हाथ सहलाते रिया ने कहा कि दादी आपको अमेरिका में मेरे घर पर आना होगा। इस पर दादी ने कहा कि ज़रूर, पर जब तू कायरा के भाई या बहन को जन्म देगी और मैं परदादी बनूंगी तब। विली ने रिया की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो आप अब हो गई हैं कायरा की ग्रेट ग्रैंड माँ। अगली सीट पर बैठे सुरेश जी ने मुड़ रिया और विली को आशीर्वाद दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।